हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रैप ऑनलाइन। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई लोगों का सरदर्द है और उस दर्द को मिटा देंगे बिल्कुल हमेशा के लिए ना। नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ क्लास 10th। इतना ईजी मैं आपको समझाऊंगा और मैं कह रहा हूं कि आपको समझ में आएगी एक एक बात बहुत आसानी से। सुनना ध्यान से, एकदम सिंपल। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चैप्टर 8 करने वाले हैं हम लोग और हमारा सबसे पहला पार्ट है इसका। हमें यह समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी। यार ऐसा क्या हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ गई? लाइक जिंदगी बिल्कुल खुशहाल चल रही थी, सब कुछ बहुत सही चल रहा था, सब चीज एकदम अपनी जगह एकदम बराबर चल रही थी, फिर एकदम से ट्रिग्नोमेट्री आ गई। तो ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत क्यों पड़ा, जरा ध्यान से सुनना। ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो हम लोग ब्लैंक थे उस जवाब पे। हमारे पास कभी भी साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन नहीं आया ट्रिग्नोमेट्री से पहले। ट्रिग्नोमेट्री ने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। और बेसिकली किस ट्रायंगल इंट्रोड्यूस किया? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जहां कहीं भी हम ऐसी प्रॉब्लम में फंसते हैं कि मान लो एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसकी हाइट हमें निकालनी है और उसके सामने आप खड़े हो और यहां से खड़े होके आप उसके टॉप को देख रहे हो, तो आप लोग बहुत इजीली इस बात को समझ सकते हो कि आप यहां से कितना डिस्टेंस है ये मेजर कर सकते हो। आप किस एंगल से उसको देख रहे हो ये आपका मेजर हो जाएगा। लेकिन उस पहाड़ की हाइट कितनी है ये मेजर करने के लिए आपके पास अभी कोई टूल नहीं था, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल की एक साइड और एक एंगल ही पता है, मुझे उसकी हाइट निकालनी। तो बेसिकली अब ऐसी प्रॉब्लम जब हमारे सामने आई तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं इस कमी को पूरा करना पड़ेगा। और इस कमी को पूरा किया किसने? ट्रिग्नोमेट्री ने। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द थिंग विच गिव अ रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो इस बात को अपने दिमाग में ढंग से बिठा लो कि ट्रिग्नोमेट्री हमें इस टाइप की सिचुएशन से बाहर निकाल कर लाई है। आज आप किसी बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़े हो, वहां दो बढ़िया एलिमेंट खड़े हैं और आप नीचे खड़े होकर उनको घूर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ जाना चाहिए कि बिल्डिंग की हाइट जो है वो कैसे निकाली जा सकती है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस, ये सारी की सारी रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी इसको सॉल्व कर दिया ट्रिग्नोमेट्री ने। तो ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली यूज्ड इन राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका आपको ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में काम में आती है। अब मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन सिखाऊंगा जिनको आपको जरा ध्यान से समझना है और सुनना है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने एक, और इस राइट एंगल का नाम रखा एबीसी, जहां पे एंगल बी 90 डिग्री है, ध्यान रखना। अब इसकी साइड्स है 90 के सामने होती है हाइपोटेनियस। बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में किसी एक एंगल को यूज करते हैं। लाइक अभी मैंने आपके सामने कहा था कि एंगल इज 30 डिग्री, तो कहीं ना कहीं हमको उस एंगल का पता होना चाहिए कि हम किस एंगल का रिलेशन चाहते हैं साइड के साथ। आज मान लो कि मुझे इस वाला एंगल का रिलेशन चाहिए, तो इस एंगल को मैंने फिलहाल मान लिया थीटा। थीटा कुछ भी नहीं है, थीटा इज ए वेरिएबल। जैसे आप एक्स वाई जेड मानते हो, बिल्कुल वैसे ही थीटा है। थीटा एक वेरिएबल है जो एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के काम में आता है, एंगल को प्रेजेंट करने के काम में आता है थीटा। आज आपको कुछ भी अज्यूम करना है, कुछ सबसे पहले आएगा लेट स्क्वायर, इसको एक्स मान लेते हैं। तो वैसे जब भी एंगल अज्यूम करने की बात आएगी आप उसको थीटा मान लेना। आप एक्स मानोगे गलत नहीं होगा, वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन जनरली थीटा मानते हैं, इसलिए बता रहा हूं थीटा। तो राइट ट्रायंगल में जिस भी एंगल को आप ले रहे हो उस एंगल के सामने हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस। तीन ही तो चीजें होती है राइट ट्रायंगल के अंदर, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। इन तीन चीजों का जब मैंने रेशियो निकाला तो मेरे सामने कुछ रेशियोज निकलकर सामने आए। पहला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दूसरा था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तीसरा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चौथा था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पांचवा निकला एच अपॉन बी, और सिक्स निकला एच अपॉन पी। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि हमारे सामने ये जो रेशियोज निकल कर आए हैं, क्या मैंने हर साइड का रेशियो हर किसी के साथ निकाल दिया? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं उनको, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज आपके सामने हैं वो रेशियोज क्यों कहलाते हैं? बेसिकली दे आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। वो राइट ट्रायंगल की दो साइड्स के इक्वल है, इसलिए उनको रेशियो कहते हैं। आज आपके सामने यहां पर तीन साइड्स हैं, आपने जितना कॉम्बिनेशन बन सकता था रेशियो निकालने के लिए सब बना दिया। आपने कहा मैं पी को एच के साथ लूंगा, मैं एच को पी के साथ लूंगा, मैं बी को एच से लूंगा, मैं एच को बी के साथ लूंगा, मैं पी को बी के साथ लूंगा, मैं बी और पी निकालूंगा। तो आपने उल्टा सीधा हर तरीके से निकाल दिया, कुछ नहीं बचा। अब कुछ भी नहीं बचा है। जब कुछ भी नहीं बचा तो अब हम लोग इनके नाम डिफाइन करते हैं। क्या क्या नाम थे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को बोला गया साइन थीटा। अकेला साइन
SIN अकेला कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, वो कुछ भी कहीं स्टैंड नहीं करता अगर आपने उसका एंगल नहीं लगाया तो। साथ में एंगल का होना जरूरी है, इसको हम पढ़ेंगे साइन ऑफ एंगल थीटा। बेसिकली साइन थीटा का मतलब है क्या, ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या साइन थीटा साइन और थीटा का प्रोडक्ट है? नहीं, ये साइन ऑफ एंगल थीटा है। ध्यान रखना, आपने साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं किया है, आपने साइन की वैल्यू निकाली है थीटा एंगल पर। साइन रेशियो मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन साइन रेशियो किस एंगल पर? क्योंकि परपेंडिकुलर तो डिफाइन एंगल के डिफाइन होने पर ही होगा। तो बेसिकली आपको साइन थीटा का मतलब ये होता है कि साइन ऑफ एंगल थीटा, कभी भी इसका मतलब साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा नहीं होता है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन अगर अगली बार कहीं आया और आपने ये बोल दिया कि यार ये तो प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो फिर आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। ध्यान रखना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा जो भी आएंगे ये सब प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं होते हैं, ये सारे के सारे उस पर्टिकुलर एंगल पर निकाला गया रेशियो है। ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टैन थीटा, ये होता है कॉट थीटा, ये होता है सेक थीटा, ये होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का मतलब है SINE, साइन इज द शॉर्ट फॉर्म और इसकी फुल फॉर्म है SINE। कॉस की फुल फॉर्म है COSINE, टेन की फुल फॉर्म है TANGENT, टेंजेंट। कॉट की फुल फॉर्म है COTANGENT, को टेंजेंट, टेंजेंट के आगे CO लगा दो। सेक की फुल फॉर्म है SECANT, कॉसेक की फुल फॉर्म क्या है? कॉसेकेंट, COSECANT, कॉसेकेंट। तो बेसिकली आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपसे फुल फॉर्म पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताओ कोसाइन की एब्रीवेटेड फॉर्म क्या है। आप बोलोगे कोसाइन की एब्रीवेटेड फॉर्म है कॉस, कॉस की फुल फॉर्म क्या है? कोसाइन। तो सिंपल सा सवाल आपके सामने बनकर आ सकता है, तो आपको ये फुल फॉर्म्स भी याद रखनी है। ध्यान रखना, साइन की SINE, कॉस की कोसाइन, टैन की टेंजेंट, कॉट की कोटेंजेंट, सेक की सेकेंड और कॉसेक की कोसेकेंट। आप इन रेशियोज को याद करने का एक ट्रिक सिखा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। PBPHHB, तो बेसिकली ये तो बहुत ही शानदार सी ट्रिक है इनको याद करने की, आपको 2 मिनट में समझ में आएगी बात मेरी बहुत ही आसानी से। PBPHHB, तो बेसिकली ये जो आपके सामने आप देख रहे हो, ये इनको याद करने की एक ट्रिक है जिसको मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से, ध्यान से सुनना। अब जैसे मेरे को तो ये PBPHHB की फॉर्म में याद है, अगर आप चाहो तो कोड वर्ड सुन लो इनको याद करने के। हम लोग कई बार कहते हैं दिस इज पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, एक ये तरीका हो गया। दूसरा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये बहुत कॉमन है, बहुत बार चलता आ रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और एक और जो अभी इंस्टेंटली बना देता हूं मैं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, नहीं तो हाय हाय बोलेगा। तो ध्यान से सुन लेना, आप लोगों को पढ़ना ही है और याद करने की ट्रिक भी समझ में आ गई। अब कैसे इनकी नंबरिंग करनी है, यहां से शुरू करना है, ये ऑर्डर रखना है सबको। सबसे पहला काम आपका इस ऑर्डर को याद करना। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे साथ 3 बार बोल लो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। चुटकियों में याद हो जाएगा फटाफट से। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, यहां लिखा जाएगा साइन, यहां आएगा कॉस, यहां आएगा टैन, यहां आएगा कॉट, यहां आएगा सेक और यहां पे आएगा कोसेक। तो आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं कि साइन का मतलब होता है P/H, कॉस का मतलब B/H, टैन का मतलब P/B। अब उल्टा देखना है, कॉट का मतलब B/P, सेक का मतलब H/P और कोसेक का मतलब H/P। कितना सिंपली हमने इन सारी बातों को समझ लिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां जहां 1 मार्कर बन रहे हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं, एब्रिवेटेड में बन सकता है, इस पे पूछ सकता है कि क्या है प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो बेसिकली इन सब चीजों के आंसर आपको पता होने चाहिए, ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां तक किसी को डाउट कोई? यहां तक किसी को भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखना। अब आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो आपने इनके नाम रट ली, दूसरा आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको इस टेबल से याद है। आप फटाफट बोल सकते हो साइन का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब क्या होता है, टैन का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब क्या होता है, कोसेक का मतलब क्या होता है। अब मैं आपके सामने कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले ड्राइव करूंगा। बेसिकली इस चैप्टर में टोटल 11 एंटिटीज हैं, टोटल 11, जिनमें से 5 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी की जो 6 है वो बहुत नॉर्मल है, जो आपको अभी इंस्टेंटली हो जाएगी बहुत स्पीड से। एंटिटीज याद कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, जैसे पहले करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, 1/H/P। H/P का मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा।
तो 1/cosec थीटा। tan थीटा मतलब कितना हो गया 1/cosec थीटा। ये आपकी पहली आइडेंटिटी ध्यान रखना, sin थीटा का मतलब कितना होता है 1/cosec थीटा। नंबर 2 cosec होता है 1/sin के इक्वल। जिस तरीके से मैंने आपके सामने ये ड्राइव किया बिल्कुल वैसे आप भी बोल सकते हो कि cosec का मतलब कितना होता है 1/sin। नंबर 3 cos थीटा होता है 1/sec थीटा। और नंबर 4 sec थीटा होता है 1/cos थीटा। नंबर 5 tan थीटा होता है 1/cot थीटा। और नंबर 6 cot थीटा होता है 1/tan थीटा। तो बेसिकली ये 6 एंटिटीज मैंने आपके सामने जो निकाली है वो मैं आपको समझाऊंगा, इनको रटने की जरूरत नहीं है, आपको इस ऑर्डर को याद करना था सिर्फ। ऑर्डर क्या था? साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, सिंपल सा ऑर्डर है। इसको कैसे फॉलो करेंगे जरा ध्यान से सुनना। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। टॉप वाले का बॉटम वाले के साथ रिलेशन है, टॉप का बॉटम के साथ, सेकंड का सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड का थर्ड लास्ट के साथ। याद हो गए सारे। साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल और उल्टा भी कर लेना, कॉस सेक का रेसिप्रोकल और टैन कॉट का रेसिप्रोकल। सारे के सारे फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से याद हो गए और दिमाग में बैठ गए। यहां तक आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, एकदम सिंपल सी बात है, बहुत इजी सी। अब 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और सुन लो जो कि काफी ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनना। वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? अगर मैं आपको बोलता हूं कि tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और मैंने आपसे कहा कि इसको भी h से डिवाइड कर दो, इसको भी h से डिवाइड कर दो, तो मुझे देखकर बताओ कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था क्या? आपने कहा वो sin थीटा होता है और बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना होता है? cos थीटा होता है। tan थीटा का मतलब कितना हो गया? sin थीटा अपॉन cos थीटा। बात करते हैं इसके बाद cot थीटा की, क्योंकि cot tan का उल्टा होता है, तो cot का मतलब कितना हो जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये दोनों आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इनको दिमाग में ढंग से याद कर लो। ये जो भी मैंने आपको बातें बताई है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है जो आपको दिमाग में अच्छे तरीके से रखना है। इसके बाद हम आगे शुरू करेंगे क्वेश्चंस एग्जाम में किस किस तरीके से आएंगे, और उन सारी बातों को मैं समझाऊंगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अभी चलते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस किस तरीके से आएंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में किस किस तरीके से आएंगे। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लूंगा आपके सामने, एंड द एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल। मान लो कि मैंने आपको दिया द वैल्यू ऑफ sin theta is 3/5, the value of sin theta is 3/5, और आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेसिकली आपको सबके लिए निकालनी है, cos थीटा, sec थीटा, tan थीटा, cot थीटा और cosec थीटा। आपको इन सबकी वैल्यूज निकालनी है, इन पांचों की वैल्यूज आपको निकालनी है, अदर वैल्यूज निकालनी है। तो जब किसी एक रेशियो की वैल्यू पता हो और बाकी सबकी निकालनी हो, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका सिखाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। एंड द वे इज, सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करो और उस ट्रायंगल का नाम कुछ भी लिख दो, ए बी सी, जो भी आपको लिखना है। बी पे 90 है, सी को आपने कर दिया थीटा, दिस इज थीटा, सपोज दिस इज थीटा। थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। हम लोग सब जानते हैं कि साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप कह सकते हो कि लेट p इक्वल टू 3x एंड h इज इक्वल टू 5x। यह आपने बहुत ही सिंपली इस बात को लिखा कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है 3x और हाइपोटेनस का मतलब होता है 5x, और यह आपने इस रेशियो के अकॉर्डिंग इनको कंपेयर करके निकाला है। जब भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, बचपन में हमारे पास क्वेश्चन आए, 8th क्लास में हमारे पास क्वेश्चन आया करते थे कि एंगल दे रखे हैं ट्रायंगल के 3:4:5, तो हम लोग एंगल को मानते थे लेट एंगल भी 3x 4x 5x। तो बिल्कुल सिमिलरली उसी तरीके से मैं आपको कह रहा हूं यहाँ पे कि आपको रेशियो दे रखा है p/h का 3:5, तो p हो गया 3x, h हो गया 5x, एकदम सिंपल। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके सामने साइन थीटा दे रखा है p/h, परपेंडिकुलर इज 3x, हाइपोटेनस इज 5x। आपको कोई भी ऐसा तरीका पता है कि आप इसकी थर्ड साइड निकाल सको? बिकॉज एक ट्रायंगल की अगर तीनों साइड पता होगी तो मैं इनको बड़े आराम से निकाल पाऊंगा। यही मेरी थिंकिंग है इस क्वेश्चन के ऊपर। तो आपको भी ऐसे ही अप्रोच रखनी है कि अगर आपको 2 वैल्यूज पता है और थर्ड वैल्यू मिल जाएगी तो ट्रायंगल पूरा लेबल हो जाएगा और आप किसी की वैल्यू भी निकाल पाओगे। तो आपने सबसे पहले लगाई इसमें पाइथागोरस। आपने कहा देखो भाई, AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और आपने कहा कि द वैल्यू ऑफ AC इज 5x, तो 5x का स्क्वायर हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कितना निकल कर आएगा? 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो आपका आंसर निकल कर आएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर। तो BC कितना हो गया? 4x।
द वैल्यू ऑफ BC इज 4x। BC की वैल्यू आ चुकी है 4x के इक्वल। अब हम लोगों ने सबसे पहले इसमें निकाला फर्स्ट वैल्यू इज cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा कितना हो गया? द वैल्यू ऑफ बेस इज दिख रहा है 4x है, क्योंकि जिसको हम थीटा मानते हैं उसके सामने हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास बेस कितना आ चुका है? 4x। क्या x मानना जरूरी है? हाँ, x मानना जरूरी है। आपको नहीं पता ट्रायंगल की साइड्स क्या थी, आप उसको 3, 4, 5 नहीं मान सकते। तो आपने एक कॉमन वैल्यू लगा दी उन सबके साथ जो उन सब में कॉमन चल रही, दैट इज x। 4x अपॉन 5x, तो आपका आंसर निकल कर आएगा 4/5। सिमिलरली आपने निकाला सेकंड पे tan थीटा को, ऑर्डर में चल रहे हैं, cos आगे आप tan निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर इज 3x एंड बेस इज 4x। आंसर कितना निकल के आएगा? 3/4। बात करते हैं नंबर 3 की, दैट इज cot थीटा। cot थीटा कितना होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर के लिए 4x को ऊपर लिख दो, 3x को नीचे लिख दो, आंसर आ जाएगा 4/3। बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज, आपको यहां पर लिखा हुआ है नंबर 4, दैट इज sec थीटा, जो कि है h/b। द वैल्यू ऑफ h इज 5x अपॉन बेस इज 4x, तो आपका आंसर आएगा 5/4। नंबर 5 cosec थीटा, जो कि है h/p। द वैल्यू ऑफ h इज 5x एंड p इज 3x, तो आपका आंसर निकल के आएगा 5/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ cosec थीटा। यह आपका आंसर है cosec थीटा का। द वैल्यू ऑफ cosec थीटा इज 5/3, द वैल्यू ऑफ sec थीटा इज 5/4। तो इस अकॉर्डिंग आप ये समझ पा रहे हो कि आपके सामने जो ये एक्सप्रेशन निकल कर आया है, इसमें आप में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किस अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, सारे के सारे रेशियोज की वैल्यू हमारे पास है बड़े आसानी से। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा और किस किस तरीके से आएगा हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन ध्यान से सुनना। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो बेसिकली हम पहले ट्राइंगल ABC बनाएंगे और राइट एंगल B पे है, तो हमने राइट एंगल बनाया B पर। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, तो B पे हो गया एंगल 90 डिग्री। दिस इज एंगल 90 डिग्री। और हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है AB की वो 24 है। द वैल्यू ऑफ BC इज 7 और हमें वैल्यू निकालनी है sin A cos A sin C cos C। बेसिकली ये जो एंगल्स इसने डिफाइन किए हैं वो उसने उनके नाम से ही बोल दिए। और ये क्वेश्चन करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के साथ ही। सुनना क्वेश्चन है क्या, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना। पहला टारगेट हमारा ये होता है कि अगर दो साइड पता है तो हम थर्ड साइड को निकालेंगे। तो मैंने कहा AC² इक्वल्स टू कितना आएगा? आपने कहा सर वो आएगा AB² प्लस BC²। The value of AB is 24 square, the value of BC is 7 square, that will be equal to 625, क्योंकि आप जानते हो 576 प्लस 14 कितना होता है। तो AC कितना निकल के आएगा? 25 निकल के आएगा। आप समझ सकते हो मेरी बात की वैल्यू ऑफ AC आ रही है 25। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर AC 25 है तो आपको निकालना क्या क्या है? आपको निकालना है सबसे पहले sin A। आपको हमेशा मैंने एक बात समझाई कि जब भी आपको बोला जाए उस अकॉर्डिंग जज करना है आपको। होता तो फॉर्मूला सेम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन जब बात हो रही है इस एंगल की, जब बात हो रही है इस एंगल की, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर होगा 7, क्योंकि थीटा के सामने जिस एंगल को हम काम में लेते हैं उसके सामने क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो आपने कहा इसके सामने क्या हो गया? 7। तो यहां पर लिखा जाएगा 7 और हाइपोटेनस पूरी दुनिया को पता है कि 90 के सामने होता है। आंसर आएगा 7/25। दिस इज द आंसर, वैल्यू ऑफ साइन ए। अब बात करते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ कॉस ए की। कॉस ए होता है B/H। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? आपने कहा द वैल्यू ऑफ बेस इज, क्योंकि एंगल ए ही है, H 7 था परपेंडिकुलर, तो 24 कितना हो जाएगा? बेस, और H कितना हो गया? 25। तो यहां पर कॉस ए निकल कर आ गया। बात करते हैं साइन C की। अब क्योंकि एंगल चेंज हुआ है, तो एंगल चेंज होने से हमें ध्यान देना चाहिए क्या? बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस बार परपेंडिकुलर बदल चुका है। साइन C के केस में परपेंडिकुलर है 24 और हाइपोटेन्यूज तो वही है 25। बात करते हैं cos C की, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ बेस इज 7 एंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 25। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos C। आपको यहां तक अगर कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें ध्यान रखना, एकदम सिंपल सा पार्ट है। यहां तक आप में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
सो सिंपल एंड सो इजी। आगे चलते हैं, इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की। सो व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया है। इस बार आपको ट्रायंगल खुद ने दिया है और आपको बोला है कि tan p माइनस कॉट r निकालना है। एंगल को देखते ही समझ में आता है कि एंगल उसने कुछ डिफरेंट दिया है। हमने फटाफट से QR को निकालने का जुगाड़ किया। हमको पता था कि PR स्क्वायर जो होगा वो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम लोगों ने कहा कि जो QR स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 169 माइनस 144 आपका आंसर निकल के आएगा 25 के इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ QR इज 5। द वैल्यू ऑफ QR इज 5। अब हम लोगों ने लिखा इन द फिगर tan p माइनस कॉट r। हमें इस वाले पार्ट को फाइंड करना है। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया द वैल्यू ऑफ tan p इज व्हाट? द वैल्यू ऑफ tan p इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan p क्या निकल के आएगा? द वैल्यू ऑफ tan p इज व्हाट इज परपेंडिकुलर? अगर मैं ये वाला एंगल यूज कर रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो आपने कहा दिस इज 5/12। हम फाइंड करते हैं द वैल्यू ऑफ कॉट r। द वैल्यू ऑफ कॉट r इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन क्योंकि एंगल हमारे सामने है r तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा 12, तो अपॉन में आएगा 12, बेस हो गया 5, तो आंसर आ रहा है कॉट r का 5/12। अब क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है tan p माइनस कॉट r की, तो हम कह सकते हैं कि आंसर आएगा 5/12 माइनस 5/12 दैट विल बी इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट r इज 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट r, जो कितनी निकल के आ रही है? 0 निकल के आ रही है, आप ध्यान रहे। दिस इज योर आंसर। साइन a इज 3/4। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। साइन a की वैल्यू 3/4 है, cos a और tan a की वैल्यू निकालनी है। मुझे नहीं लगता कि आपको अभी बताने की जरूरत पड़नी चाहिए किस अकॉर्डिंग निकालना है। आपने ट्रायंगल बनाया, दिस इज ट्रायंगल ABC सपोज, और एंगल B आपका 90 डिग्री दे रखा है, और आपको पता है कि आपको cos साइन a दिया है। साइन a इज 3/4, यानी कि एक तरीके से हम जानते हैं साइन थीटा हुआ करता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल। तो लेट p इक्वल्स टू हमने मान लिया 3x और हाइपोटेनस हमने मान लिया 4x। तो इसमें लेबल कहां करेंगे? क्योंकि ये एंगल मैंने काम में लिया है। मैंने एंगल कौन सा काम में लिया है? हमने ये वाला एंगल काम में लिया है, ध्यान रखना, हमने ये वाला एंगल काम में लिया है। वी यूज दिस एंगल, हमने इस एंगल को काम में लिया है। अगर इस एंगल को काम में लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकाला जाएगा। एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपके लिए 3x और ये हो गया आपके लिए 4x। तो बाय पाइथागोरस आप बोल सकते हो कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मतलब 4x का स्क्वायर हो गया है और AB का मतलब हमें पता नहीं है, फाइंड करना है, और BC का मतलब है 3x का होल स्क्वायर। 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 7x स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ AB इज √7x। ध्यान रहे ये x मानने वाला मेथड इंपॉर्टेंट है। मुझे भी कोई मजा नहीं आ रहा x लगाने में, लेकिन x नहीं लगाने के बोर्ड्स में मार्क्स कटते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि x लगाकर करना। इसके मार्क्स काटने के साफ साफ इंस्ट्रक्शंस आते हैं टीचर्स के पास, इसलिए आप तैयार रहो इस चीज के लिए। √7x। अब आप लोगों को निकालना है cos a। सब जानते हो कि cos a का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आपके सामने है बेस की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ बेस इज 3x। द वैल्यू ऑफ बेस इज 3x और √7x। आपने कहा द वैल्यू ऑफ बेस इज √7x, क्योंकि हमारे सामने ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, वो बेस हो गया, तो आंसर आएगा √7x अपॉन 4x। दैट विल बी इक्वल टू √7/4। इसको आपको भूलना नहीं है। फाइंड करते हैं द वैल्यू ऑफ tan a। tan a की वैल्यू कितनी आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हमारे पास 3x और बेस कितना है हमारे पास? √7x। तो आपका आंसर निकल के आएगा 3/√7। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan a। ये tan a का आंसर है 3/√7। यहां तक आप में से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। द वैल्यू ऑफ tan a इज 3/√7। ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आगे जो क्वेश्चन आया वो ऐसा ही है बिल्कुल। इससे लिखा 15 cot a इक्वल टू 8। तो यहां से cot a निकल के आएगा 8/15, और आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो sin a और sec a की वैल्यू। ट्रायंगल बनाओ, सॉल्व करो आराम से। cot पता है b/p होता है, बेस 8 हो जाए 8x हो जाएगा, p 15x हो जाएगा, आप निकाल सकते हो आराम से।
आगे वाले क्वेश्चन में उसने आपको सेक थीटा दिया है और बोला कि बाकी सब रेशियोज को निकालो। हमने जस्ट अभी ऐसे ही क्वेश्चंस किए थे। हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, वो हाइपोटेनस 13x है और बेस है 12x, तो परपेंडिकुलर 5x हो जाएगा और सॉल्व करके आप आराम से निकाल सकते हो किसी की वैल्यू। ट्रायंगल लेबल होने के बाद तो चीजें बहुत आसान हो जाती है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को करने के लिए सब ध्यान देंगे सामने एक बार जल्दी से। इसका सॉल्यूशन मैं करवाता हूं आपको, जरा ध्यान से सुनना सर। इफ एंगल ए एंड बी आर अक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, क्या हम एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कर सकते हैं? मुझे अक्यूट एंगल्स की कंफर्मेशन है इस राइट ट्रायंगल के अंदर, और राइट ट्रायंगल के दो फायदे हैं। फायदे क्या है कि यहां पर अगर मैं एंगल सी को 90 मानूंगा तो एंगल ए और बी 90, एक तो एक्यूट एंगल होंगे, और दूसरा इसके राइट एंगल होने से मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर पाऊंगा। तो बेसिकली मैंने एक राइट ट्रायंगल लिया, और क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी मुझे गिवन है, द गिवन पार्ट इज कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, और मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी होगा। इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, जरा ध्यान से सुनना। मैंने इसके प्रूफ में स्टार्ट किया, मैंने यहां लिखा इसका प्रूफ, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए? हमने कहा द वैल्यू ऑफ कॉस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। द वैल्यू ऑफ बेस इज, क्योंकि ये एंगल हम यूज कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, बेस इज ए सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए बी। हम बात करते हैं कॉस बी की, क्योंकि एंगल मैंने ये लिया है, कॉस बी लेने से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एंगल चेंज हुआ है तो बेस हो गया इस बार बी सी और हाइपोटेन्यूज आज भी ए बी है। अब जो हमें गिवन था उस अकॉर्डिंग अगर मैं काम करूंगा तो निकल कर आएगा, क्योंकि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, कॉस ए की वैल्यू है ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कट जाएगा और आपका आंसर निकल के आएगा ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। और मुझे एक बात का आंसर दो, क्योंकि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ रही है, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल? क्या हम बोल सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल? तो आपने कहा बिल्कुल, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। खत्म, हैंस प्रूव्ड। सिंपल, क्योंकि ए सी इक्वल्स टू बी सी है तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो एंगल ए किसके इक्वल आएगा? एंगल बी के इक्वल आएगा, जो आप कह सकते हो एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल बी। चलो आगे चलते हैं, जरा ध्यान से सुनना। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8, आपको इवेल्युएट करना है इन सबको। अब क्योंकि मैंने आपको अभी तो क्वांटिटीज नहीं सिखाई, तो मैं आपको दोनों तरीके से सिखा सकता हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको उसमें सिखा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। आपका यहां पे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। कॉट थीटा दे रखा है 7 अपॉन 8, आपको इन दोनों की वैल्यूज निकालनी। कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है और हमें वैल्यू निकालनी है इन दोनों एक्सप्रेशन की। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से सुनना। मैं आपको एंटिटीज वाले मेथड से बाद में फिर कराऊंगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप इसको कर पाओ किस मेथड से, जो हमने अभी भी सीखा है उस मेथड। जरा ध्यान से सुनना। कॉट थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि लेट बेस इज इक्वल्स टू 7x एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 8x। तो ट्रायंगल जो हम बनाएंगे उस ट्रायंगल के अंदर ये हमने मार्क किया दिस इज थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया जो कि 8x है, ये बेस हो गया जो कि 7x है, और हमने पाइथागोरस लगा करके निकाल लिया हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। और हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आ गया हमारे पास? द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर, जो कि निकल कर आएगा आपके पास अंडर रूट 113x स्क्वायर। ये h स्क्वायर की वैल्यू है, तो h निकल के आएगा अंडर रूट 113x। तो हम बोल सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? अंडर रूट 113x। अब क्योंकि जिस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यूज निकालनी है वो आपके सामने है, हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। इसको लिखेंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। a प्लस बी, a माइनस बी कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी। आप बोल सकते हो कि 1 माइनस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज, क्योंकि आपको यहां से साइन थीटा निकालना आना चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 8 अपॉन अंडर रूट 113, और उसका करना है हमें स्क्वायर। मैंने छोटा क्यों किया? बिकॉज एक तो साइन की वैल्यू दो जगह पुट करनी है, अब एक जगह पुट करनी है, थोड़ा इजी हो जाएगा प्रोसेस करने के लिए। इसकी वैल्यू आएगी, कॉस की वैल्यू जाएगी 7x अपॉन अंडर रूट 113x, तो आप बोल सकते हो 7 अपॉन अंडर रूट 113, यानी कि लिखेंगे यहां पर 7 अपॉन अंडर रूट 113x
यानी सॉरी x तो कट जाएंगे, तो ये आएगी वैल्यू। इसके आगे सॉल्व करते जरा ध्यान से सुनना है, इसके आगे क्या आएगा। इसके आगे सॉल्व किया आपने 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। सॉल्व करने पर आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 होल अपॉन में आएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। 113 से 113 कट गया, आपका आंसर निकल के आएगा 49 अपॉन 64। दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। क्योंकि कॉट थीटा 7 अपॉन 8 है तो उसका मतलब हो जाएगा 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, जो आप बोल सकते हो कितना आएगा 49 अपॉन 64। दिस इज योर आंसर। 49 अपॉन 64 ये आपका आंसर निकल के आ गया, ध्यान रखना, दिस इज योर आंसर। अब बात करते हैं, अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसमें इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा। लाइक उसने आपको कॉट ए दिया, 3 कॉट ए इक्वल टू 4 है, तो कॉट ए कितना निकल कर आएगा यहां से 4 अपॉन 3। इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू इक्वल प्रूफ करनी है। प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं। हमने ऑब्जर्व किया कि तो tan आ रहा है, cos आ रहा है, sin आ रहा है, तो बेसिकली ट्रायंगल बनाए बिना काम चलेगा नहीं। मैंने ट्रायंगल बनाया, इसको एंगल ए मान लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x और ये हो जाएगा 3x। आप समझ गए होंगे, बिकॉज कॉट थीटा का मतलब कितना होता है, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कितना आएगा निकल कर, आपने कहा हाइपोटेनस यहां पर निकल कर आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर। तो आप कह सकते हो द वैल्यू ऑफ h इज 5x। तो हम लोग सबसे पहले वैल्यूज निकालेंगे उन सबकी जो हमें चाहिए। कौन कौन चाहिए हमें? सबसे पहले हमें चाहिए tan a। द वैल्यू ऑफ tan a इज p अपॉन b है, कॉट का उल्टा एक तरीके से, तो tan a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? द वैल्यू ऑफ tan a इज 3 अपॉन 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan a। अब बात करते हैं sin a की वैल्यू की। द वैल्यू ऑफ sin a इज p अपॉन h 3 अपॉन 5, ये आ गई इसकी वैल्यू। बात करते हैं cos की वैल्यू की, तो cos a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहां से? b अपॉन h, आप बोल सकते हो 4 अपॉन 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos। सारी वैल्यूज निकालने का आपने यहां मेंशन किया। द वैल्यू ऑफ LHS पार्ट इज 1 माइनस tan स्क्वायर है। द वैल्यू ऑफ tan a इज 3 अपॉन 4, तो 3 अपॉन 4 का स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। तो आप कह सकते हो यहां पर कि आपका आंसर आएगा 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16। तो उसको सॉल्व करने पर निकल के आएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 और होल अपॉन में आएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। 16 कट गया, आपका आंसर निकल के आएगा यहां पर LHS पार्ट का। द वैल्यू ऑफ LHS इज 16 माइनस 9 हो गया आपका 7, और यहां पे नीचे कितना निकल कर आएगा 16 प्लस 9 इज 25। दिस इज द वैल्यू ऑफ LHS पार्ट। हम सॉल्व करेंगे RHS पार्ट को। RHS पार्ट में लिखा हुआ है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a? द वैल्यू ऑफ cos a इज 4 अपॉन 5 यानी कि 16 अपॉन 25 माइनस द वैल्यू ऑफ साइन a इज 3 अपॉन 5 यानी कि 9 अपॉन 25। तो आपका आंसर आएगा 7 अपॉन 25। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। व्हाट वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व क्या किया? हमने ये ऑब्जर्व किया कि LHS और RHS दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है, हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। क्या क्वेश्चन है ये? इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan a इक्वल्स टू 1 अपॉन √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो करने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन अभी जो मेथड पता है उस अकॉर्डिंग करते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। आपको घबराना ही नहीं है, आपके पास ऑप्शंस की कमी कभी नहीं आएगी जब आप सारे मेथड्स दिमाग में रखते हो। तो आपको पता है कि tan a 1 अपॉन √3 है, तो हम इसको a मानेंगे, और tan थीटा का मतलब हम सब जानते हैं कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया x और ये हो जाएगा बस √3x, तो ये निकल के आएगा 2x के इक्वल। अगर आप लगाते हो तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर के इक्वल, जो कि हाइपोटेनस स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितने निकल के आएगी? 2x निकल के आएगी। द वैल्यू ऑफ h इज 2x। अब मेरी बात सुना जरा ध्यान से, यहां पर सारी की सारी वैल्यूज डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? साइन a, cos a, साइन c और cos c की वैल्यू पर। तो द फर्स्ट पार्ट हम निकालेंगे साइन a की वैल्यू, ठीक है। ट्रायंगल का नाम था ABC, राइट एंगल था B के ऊपर, तो हमने इसको B है 90 डिग्री कर दिया और ये एंगल C हो गया हमारे लिए। एंगल A और एंगल C दोनों हमारे पास है। आपको पता है कि एंगल के स्विच होने पर वैल्यूज बदलती हैं, तो आपने साइन A को क्या लिखा? द वैल्यू ऑफ साइन A इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? x, और हाइपोटेनस क्या है? 2x। तो आपका आंसर आएगा 1/2। अब मैं वैल्यूज डायरेक्ट लिखूंगा, जरा ध्यान से सुनना। सेकंड में लिखा मैंने साइन
सी की वैल्यू, क्योंकि एंगल आपके सामने सी है तो परपेंडिकुलर हो गया आपके पास √3x, तो x कटेगा और अपॉन में आएगा 2, तो आपका आंसर आ गया √3/2। थर्ड आएगा cos a, cos a मतलब होता है b/h, b इज √3 और h इज 2, तो आपका आंसर आ गया √3/2। फोर्थ में आएगा आपके पास sin cos c, इन द फोर्थ पार्ट वी हैव cos c, तो उसका मतलब क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ cos c इज बेस अपॉन 1/2, ये cos c की वैल्यू है। अब अगर मैं बात करूं इसके फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है sin a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin a, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ प्लस √3/2 मल्टीप्लाई बाय √3/2, तो आपका आंसर आएगा 1/4 प्लस 3/4, दैट मीन दैट विल बी इक्वल टू 4/4, आपका आंसर आ गया 1। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, cos a cos c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos a, √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos c की वैल्यू कितनी है, हाफ माइनस sin a हाफ और sin c √3/2, तो आपका आंसर आएगा √3/4 माइनस √3/4, दिस विल बी इक्वल टू 0, तो ये आपका आंसर आ चुका है। दिस इज योर आंसर। तो आप देख सकते हो कि दोनों पार्ट के आंसर आपने निकाले, भले उसने एंगल कितने भी स्विच किए उस समय कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर आपका ध्यान बिल्कुल फिक्स्ड है, आपको ये बात पता है कि एंगल के चेंज होने से परपेंडिकुलर चेंज होगा, तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़े आराम से कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ध्यान रखना, आता ही आता है एग्जाम के अंदर और इस बार भी आ सकता है, इसलिए बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। आपको एक राइट ट्रायंगल दिया, राइट एंगल क्यू के ऊपर है, इन ट्रायंगल PQR, एंगल क्यू इज 90 डिग्री, दिस इज PQR। आपको साथ में ये भी दे रखा है कि PR प्लस QR जो है वो 25 के इक्वल है और PQ की वैल्यू आपके पास 5 है। आपको बताना है कि sin P, cos P, tan P की वैल्यू क्या होगी। पूरा दिमाग सिर्फ एक ही चीज पे काम कर रहा है कि कैसे भी करके ट्रायंगल की सारी साइड्स को लेबल किया जाए। मैंने कहा एक इक्वेशन में मेरी तरफ से बना सकता हूं कि PR² जो होता है वो PQ² प्लस QR² के इक्वल होता है, और वहां से ही मुझे PQ² की वैल्यू मिलती है PR² माइनस QR²। आपने ऑब्जर्व किया द वैल्यू ऑफ PQ², तो एज PQ की वैल्यू कितनी है 25, द वैल्यू ऑफ PQ इज 25, 5 का इसको कितना होगा 25, और इसको लिखेंगे हम PR प्लस QR और PR माइनस QR। आप जानते हो कि PR प्लस QR कितना है 25 है, तो 25 और ब्रैकेट में कितना आएगा PR माइनस QR। द वैल्यू ऑफ PR माइनस QR इज 1। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, PR प्लस QR इज 25 एंड PR माइनस QR इज 1, तो हम दोनों को एक बार ऐड करेंगे, कट जाएगा, 2PR इक्वल्स टू आएगा 26, और हम कह सकते हैं PR की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 13। अगर PR के लिए को यहां पुट कर दे तो QR कितना निकल के आएगा 25 माइनस 13 यानी कि 12 सेंटीमीटर। आप कह सकते हो वैल्यू ऑफ QR इज 12 सेंटीमीटर। PR 13 है, QR 12 सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल पूरा का पूरा लेबल हो चुका है। PR 13 आ गया, QR 12 आ गया। अगर आप में से किसी को भी इस पे दिक्कत आए तो पूछ सकते हो। मैंने सबसे पहले यहां से एक सेकंड इक्वेशन निकाली PR, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है इसको निकालने का। बाकी मेथड्स भी पॉसिबल है, जब आप यहां पे निकाल रहे हो तो यहां पे आप चाहो तो वहां से किसी भी एक की वैल्यू, जैसे कि 25 हो गया, आप यहां से PR के लिए निकालो, 25 माइनस QR आएगा, यहां पुट करके होल स्क्वायर खोल के निकाल सकते हो। लेकिन मैंने आपको जो मेथड बताया वो थोड़ा सा और इजी है, फटाफट हो जाएगा उससे। वहां पे आपको होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा, साइन की मिस्टेक का ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, दोनों जगह जरूरी है वो तो दोनों मेथड्स इजी, आप किससे भी कर लेना। ट्रायंगल लेबल होने से मतलब है आपको वैल्यू निकालनी है sin P, cos P, tan P की, तो वो तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। हम जानते हैं sin P निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है भाई 12, हाइपोटेनस कितना हो गया 13, तो 12/13 हो गया। cos P B/h होता है, बेस कितना है, बेस हमारे पास हो गया 5, ये हो गया 13। tan P निकालना है, tan P होता है P/B, और P की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ P इज 12 एंड B इज 5, तो आंसर आएगा 12/5। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो कि 8.1 के अंदर ही लिखे हुए हैं, जो कि आपके सामने है ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। तो बेसिकली जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, और उस क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, मैं आपको स्टार्टिंग बताए थे। क्या क्या पूछे उन्होंने, आपसे पूछा है कि बताओ इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म क्या है,
इज इट पॉसिबल दैट द वैल्यू ऑफ साइन ए इज इक्वल्स टू 5/3? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये पॉसिबल है कि साइन ए की वैल्यू, क्या साइन ए की वैल्यू 4/3 हो सकती है क्या? तो साइन ए की वैल्यू 4/3 क्यों नहीं हो सकती? आप लोग सब इस बात का रीजन जानते हो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा और यहां पर 3 जो आ रहा है वो छोटा आ रहा है 4 से, तो हम कह सकते हैं नो इट इज नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इस टाइप के सवालों के जवाब आप इस तरीके से दे सकते हो, साइड्स की वैल्यू को जज करके। अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, उसने बोला कि द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 12/17, इज इट पॉसिबल? तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर और बेस में ऐसा कोई सीन नहीं है कि कौन लंबा होगा कौन छोटा होगा। हाइपोटेनस सबसे बड़ी होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। इन दोनों में कुछ भी चलेगा, 12/17 कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर बड़ा है तो परपेंडिकुलर बड़ा, परपेंडिकुलर छोटा है तो छोटा, सही, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर परफेक्ट आएगा। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले एक चीज देखते हैं जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे आपको वैल्यू निकाल कर दिखाएगी। और वो टेबल आपको एग्जाम में जाते ही पीछे फटाफट से बना लेनी है, क्योंकि उस पर एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और मैं नहीं चाहता कि वो एक क्वेश्चन आए और उसको आप गलत कर दो सिर्फ वैल्यू पुट करने की प्रॉब्लम की वजह से। तो आप लोगों को जरा ध्यान रखना है कि वैल्यू वहां ढंग से पुट करनी है। तो सबसे पहले आपको सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। द फर्स्ट एंगल इज, क्योंकि थीटा प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, थीटा आपको 0 डिग्री आएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या हमें हमेशा इन्हीं एंगल से वैल्यू निकालनी है? हाँ, आपको हमेशा इन्हीं 5 एंगल से वैल्यू निकालनी है और ये टेबल आपके बन जानी चाहिए। टेबल बनाने में टाइम लगना चाहिए 1 मिनट से कम। कैसे लगेगा 1 मिनट से कम टाइम? 2 मिनट में, मतलब फटाफट सीख रहा। 1 मिनट से कम टाइम मैं आपको सिखाऊंगा 2 मिनट लेकर के, और फटाफट आप निकाल भी दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान से सुनना। साइन 0 पे क्या होता है? 0। साइन की वैल्यू आपको याद रखनी है हमेशा। साइन की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, जो मैं लिख रहा हूं वो आपको हमेशा याद रखनी है। साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे हाफ, 45 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। अगर याद नहीं हो रही है तो आप सिंपल ध्यान रखो, 0/4 अंडर रूट 1/4 √2/4 √3/4 √4/4। यही है साइन की वैल्यू। 0/4 0 होता है, रूट हटाओगे 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। √1/4, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो 1/2 आ गया। वहां पे 2/4 का मतलब 1/2 हो गया, आंसर आएगा 1/√2। वहां आएगा √3/2 और यहाँ पे आएगा √1 का मतलब होता है 1। आपके सामने आपके आंसर है। कॉस की वैल्यू निकालनी है तो साइन की वैल्यू का रिवर्स कर दो, 1 सबसे आगे आएगा, यहाँ पे आएगा √3/2, यहाँ पे आएगा 1/√2, यहाँ पे आएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। tan की वैल्यूज कैसे निकालोगे? तो tan की वैल्यूज निकालना और भी इजी, तरह ध्यान से सुनना। आप सबने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। और अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो मेरे सामने जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो sin अपॉन cos ही तो लिखा हुआ है। तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही मान लो, 0/1 0 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा, पूरा कट गया, 1 आ गया, 2 से 2 कट गया, √3 आ गया। 1/0 का मतलब क्या होता है? 1/0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, जिसको हम लिखते हैं इन्फिनिटी के साइन से, क्योंकि नॉट डिफाइन होता है। याद रखना हमेशा 0/1 इज 0 होता है एंड 1/0 इज नॉट डिफाइन होता है। तो जब कभी भी आप ध्यान रखोगे इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखना। कॉट की वैल्यू tan का रिवर्स कर दो, सबसे आगे इन्फिनिटी, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर आएगा 0। बात करते हैं sec की। द वैल्यू ऑफ sec थीटा इज, sec थीटा की वैल्यू क्या होती है? जरा ध्यान से सुनना। sec थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? sec थीटा की वैल्यू के लिए आपको सीधे ध्यान देना है इस चीज पे कि sec थीटा का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ sec थीटा इज 1/cos थीटा। sec अपना cos का उल्टा होता है, तो cos की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, sec निकल जाएगा। 1 का उल्टा 1 होता है, √3/2 का उल्टा 2/√3 होता है, 1/√2 का √2 होता है, 1/2 का 2 होता है, और 0 का रेसिप्रोकल
क्योंकि अभी जीरो का मतलब लिखा हुआ है 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/0, और हम जानते हैं उसका मतलब नॉट डिफाइन होता है। रिवर्स कर दोगे तो कॉसेक की निकल जाएगी। आप आराम से टेबल बना सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे इजी तरीका और क्या सिखाया आपको। साइन की वैल्यूज याद हो गई, तो साइन का रिवर्स कॉस निकल गया, साइन अपॉन कॉस tan निकल जाएगा, tan का रिवर्स कॉट निकल जाएगा, कॉस का रिवर्स सेक होता है, और सेक का मतलब कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और कॉसेक जो है वो सेक का रिवर्स है। एकदम सिंपल। आप इन बातों को अगर 4 बार भी दिमाग में बोल लोगे ना, तो टेबल आपकी 1 मिनट से कम टाइम आने लग जाएगी, 1 मिनट से कम टाइम में। आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट जाके वहां पे टेबल बनानी है सबसे पहले। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या कहेंगे, जरा एनसीईआरटी को पकड़ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्लियरली पूछा गया यहां पर, हमने बोला इवेल्युएट द फॉलोइंग, आपको इन सब की वैल्यूज निकालनी है। लाइक ये क्वेश्चन है आपके सामने, यहां लिखा हुआ है साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। साइन 30 कितना होता है, द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज, हम लोग सब जानते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज √3/2, द वैल्यू ऑफ कॉस 30 इज √3/2, द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज हाफ, द वैल्यू ऑफ कॉस 60 इज ऑल्सो हाफ। तो आपका आंसर आएगा 3/4 प्लस 1/4, योर आंसर इज 4/4। तो आंसर कितना आएगा इसका 1 आएगा। यहां पर ये लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से 2 tan स्क्वायर थीटा। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में जब किसी की पावर लगानी हो, सपोज आपको tan थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया tan स्क्वायर थीटा। बेसिकली स्क्वायर हमेशा यहां लगाया जाएगा। सपोज साइन थीटा का होल पावर 6 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन की पावर 6 थीटा। तो पावर हमेशा वैल्यू और थीटा के जस्ट बीच में थोड़ा सा ऊपर लगाई जाती है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे, या थोड़ा सा करेक्शन है तो कर लेना आप लोग, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है। साइन 60 और उसका होल स्क्वायर, तो करना कुछ नहीं है, सिंपल इनकी वैल्यूज पुट करनी है। 1/1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। tan स्क्वायर 45 का मतलब है कि tan 45 की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है। cos 30 का मतलब √3/2 होता है, तो उसका स्क्वायर करना है। साइन 60 का मतलब √3/2 होता है, तो उसका भी स्क्वायर करना है। तो आपका आंसर आएगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये कट जाएंगे और आपका आंसर निकल के आएगा 2। दिस इज योर आंसर। तो आप बड़े आराम समझ सकते हो कि आपका जो आंसर निकल के आ रहा है दैट इज 2, और ये आपका फाइनल आंसर है। आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। द वैल्यू ऑफ cos 45 इज 1/√2, द वैल्यू ऑफ sec 30 इज, sec cos का उल्टा होता है, cos 30 √3/2, 2/√3 आएगा ये। और cosec 30 कितना हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ cosec 30 इज 2। आपने इसमें एलसीएम लिया, 1/√2 अपनी जगह एज इट इज आएगा, यहां पर निकल के आएगा 2 प्लस 2√3, और अपॉन में आएगा √3, क्योंकि एल से लेने पर ये आएगा। जैसा भी दोस्तों शफल किया, आपका √3 ऊपर चला जाएगा 1 के पास, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये √2 जो होगा वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो आपका आंसर आएगा 2√2 प्लस 2√6। अब मैंने 2 कॉमन लेने पे दिमाग लगाया नहीं, मैं जैसा था वैसा का वैसा रेशलाइज कर दिया इसको। तो रेशलाइज करने पर निकल के आएगा √3/2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई बाय 2√2 माइनस 2√6 और 2√2 माइनस 2√6। आपने ऑब्जर्व किया, आपका आंसर निकल के आएगा √3 मल्टीप्लाई बाय 2√2 माइनस 2√6, और अपॉन में आएगा आपके पास 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, द वैल्यू ऑफ 2√2 इज, 2√2 का स्क्वायर 8 हो गया, माइनस 2√6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 6 कितना हो गया 24। तो आपने ऑब्जर्व किया, यहां से आपका आंसर निकल के आएगा √3 इंटू 2√2 कितना हो गया, द वैल्यू ऑफ √3 इंटू 2√2 इज 2√6, और यहां पे हो जाएगा 2√18, अपॉन में कितना आएगा माइनस का 16। ऊपर आपने 2 कॉमन ले लिया, और यहां बचेगा √6, और √18 का मतलब होता है 3√2, क्योंकि 9 2 18 होता है, आप सबको पता है। रूट से बाहर निकालना हम सबको आता है, और यहां पे आएगा -16। 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, और आप इस माइनस साइन को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, तो आपका आंसर आएगा 3√2 माइनस √6, और अपॉन में आएगा आपके पास 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर एक्सप्रेशन। ये हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो हमने निकाली है, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये हमारा आंसर आ गया, ध्यान रखना। दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलते हैं आगे 4th पार्ट के ऊपर। साइन 30 कितना होगा, साइन 30 होगा हमारे पास हाफ, tan 40 1 होता है, और cosec 60 कितना होता है, cosec 60 की वैल्यू आती है हमारे पास 2/√3 निकल कर। द वैल्यू ऑफ cosec 60 इज 2/√3। sec 30 कितना हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ sec 30 इज
2 upon root 3. The value of cos 60 is 1/2 and the value of cot 45 is 1. हमने एलसीएम निकाला, ऊपर एलसीएम आ गया हमारे पास 2√3 और यहां पर कितना निकल कर आएगा, इस जगह आ जाएगा हमारे पास √3 प्लस 2√3 और माइनस का 4. यहां पर एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2√3, कितना हो जाएगा यहां पर 4 प्लस √3 प्लस 2√3. 2√3 कैंसिल हो जाएंगे और आपको इसका आगे एक्सप्रेशन निकल कर आएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4. अब इसको आपको सिर्फ रैशनलाइज करना है और अपना आंसर लिखना है. रैशनलाइज करने के लिए आपने कहा कि 3√3 माइनस 4 ऊपर है और 3√3 प्लस 4 नीचे है, तो आपको इसको रेशनलाइज करना चाहिए नेगेटिव साइन से. 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस माइनस 4, तो कितना हो जाएगा ये 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर. a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. और यहां पे कितना आएगा 3√3 का स्क्वायर कितना हो गया, दिस वुड बी इक्वल टू 27 माइनस 16. 3√3 का स्क्वायर कितना होता है 27 प्लस 16 माइनस 6 24 और अपॉन में कितना आएगा 11. तो आपका आंसर निकल के आएगा 43 माइनस 24 और अपॉन में कितना निकल के आएगा 11. दिस इज आवर फाइनल आंसर. ये हमारा आंसर हो गया. दिस इज आवर फाइनल आंसर. इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना. आगे चलते हैं. ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट जो है 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस sin square 45 अपॉन sin square 30 प्लस cos square 30. मैं चाहता हूं कि इस वाले का आंसर आप खुद से निकालो बैठ करके. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. कैलकुलेशन ही बहुत इजी है. नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करोगे 1 हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करना रहेगा. वो आप बड़े आराम से कर सकते हो. चलते हैं आगे. इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये आपके 2 एमसीक्यूज दे रखे हैं, उसमें जरा ध्यान से सुनना. इसने कहा कि 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan और 30 इसका आंसर बताओ कितना आएगा. तो मैंने यही सॉल्व किया. 2 tan 30 का मतलब होता है 1 अपॉन √3. आप टेबल में चेक कर लेना सब. और 1 प्लस tan 30 का मतलब 1 अपॉन √3, तो उसका स्क्वायर भी हो गया. यह आएगा 2 अपॉन √3 और नीचे आएगा आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन 3. तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर आएगा 2 अपॉन √3 अपॉन 4 अपॉन 3. तो 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4, 2 से कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स आपका आंसर निकल के आएगा. यहाँ पर √3 से कट जाएगा ये √3 टाइम्स. आपका आंसर आएगा √3 अपॉन 2 निकल के. अब √3 अपॉन 2 यहाँ कहीं मैच नहीं हो रहा, लेकिन आपको इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए. sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30. इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी आंसर √3 अपॉन 2 आता है. आपने कहा था sin 60 √3 अपॉन 2 था, आपका आंसर हो गया √3 अपॉन 2. बात करते हैं 45 इस वाले आंसर की. तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया और नीचे आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर. तो हम कह सकते हैं आंसर आएगा 0 अपॉन 2, दैट विल बी इक्वल टू 0. तो आपका इसमें आंसर कौन सा होगा, कौन सी वैल्यू 0 होती है. आपको डी ऑप्शन दिया हुआ है, 0 है तो आपका आंसर डी है. ध्यान रखना, डी इज आवर आंसर. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट पे आते हैं. sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू. आपको sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू. तो जरा ध्यान से सुनना, इसमें क्या होगा. बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसको करने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है. अभी इसको फाइंड करने के लिए मुझे 11th क्लास की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी परमिशन मुझे है नहीं क्योंकि मैं 10th क्लास में हूं. तो क्योंकि मैं 10th क्लास में हूं तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए मेथड यूज करूंगा हिट एंड ट्रायल. मैं वैल्यू पुट करके देखूंगा. देखो ये गलतफहमी एक बार आप दूर कर लेना अपने अच्छे तरीके से. एक तो लिखा हुआ है sin 2a और एक होता है 2 sin a. बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस ये है कि यहां पर एंगल का मल्टीप्लाई हो रहा है. इस 2 को आप बाहर नहीं निकाल सकते. ये कोई मल्टीप्लाई की फॉर्म में थोड़ी होते हैं कि आप 2 को बाहर ले जाओगे. यहां पर एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करके उसका साइन निकाला गया है और यहां पर साइन को पहले a पे निकालकर बाद में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है. अगर मैंने a30 लिया सपोज, तो आप ऑब्जर्व करना साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 30 60 बन जाएगा. तो साइन 60 √3 अपॉन 2 होता है. जब मैं यहां करूंगा तो साइन 30 आएगा और साइन 30 का मतलब होता है हाफ. तो आंसर आएगा आपके पास 1. तो आप डिफरेंस समझ पा रहे हो, डिफरेंस क्या आ रहा है. दिस इज द डिफरेंस. बेसिकली दिस इज अ डिफरेंस जो आपको समझना है. अब इस वाले पार्ट के अंदर हिट एंड टेल अगर मैंने किया
तो एक ही वैल्यू मुझे ठीक लगी, दैट इज 0 डिग्री, बिकॉज साइन 0 होता है 0, 0 इंटू 2 0, तो साइन 0 0, साइन 0 0, और जो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा, तो आपका आंसर है इसमें 0 डिग्री। आगे वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है आपने पहले किया था, 2 मल्टीप्लाई 1/√3, नीचे आएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो आपका आंसर आएगा 2/√3 अपॉन नीचे आएगा 2/3, तो आंसर आएगा 2 से 2 कट जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/1, दैट विल बी इक्वल टू √3। और √3 इनमें से कौन सी वैल्यू होती है, दैट इज tan 60, tan 60 इज √3, ये आपका आंसर है, ध्यान रखना tan 60। आगे चलते हैं, इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और इस चैप्टर का आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि 8.3 एक्सरसाइज कट गई, तो 8.2 में से इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ गए, ध्यान रखना। और पहचानने का तरीका सुन लो, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 लिखा हुआ है। अब खुद सोच के देखो कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो आपको tan रेशियो के बगल में जो वैल्यू लिखी है वो वही लिखी होगी जो उसकी टेबल में आती होगी। आप चाहो तो टेबल चेक कर लो, tan के कॉलम में आपको √3 लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको लिखने के लिए आप ऐसे लिखेंगे, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, और आप में से कोई भी tan से tan काटेगा नहीं, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। tan से tan काटना ये शो करता है कि आपके बेसिक बिल्कुल 0 है। आप tan से tan काट रहे हो, आपको ये लग रहा है कि ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में एंगल्स, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। तो आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज 60 डिग्री, जो a प्लस बी की वैल्यू है वो कितनी निकल कर आएगी, 60 डिग्री। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। आगे चलते हैं, आपने यहां पर लिखा tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, तो tan a माइनस बी कितना हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ tan a माइनस बी इज tan 30 डिग्री। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ये लिख सकते हो आप लोग, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड a माइनस बी कितना निकल कर आएगा, 30 की। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आई है। तो आप मेंशन करो कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। जैसे आप इन दोनों को ऐड करते हो ये कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू आएगा 90, और a की वैल्यू निकल के आती है 45। अब क्योंकि a की वैल्यू 45 निकल कर आ रही है, तो आप उस वैल्यू को उठाओ और एज इट इज यहां पुट कर दो, तो यहां से 45 प्लस बी इक्वल टू 60 हो जाएगा, और आप कह सकते हो कि द वैल्यू ऑफ बी इज 15 डिग्री। द वैल्यू ऑफ बी इज 15 डिग्री। ये आपके दोनों आंसर्स निकल के आ गए ए और बी के। ये क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आएगा, जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई है उसको फॉलो करना, कभी गलत नहीं होगा। कई बार बच्चे tan a प्लस बी इक्वल टू √3 करके लिख देते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 60, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया, ये वाली स्टेप नहीं लिखी। कई बच्चे होते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू लिखते हैं 60 डिग्री, अरे tan a प्लस बी 60 डिग्री नहीं है, tan a प्लस बी tan 60 के इक्वल है। तो इसलिए इस बातों का खास ध्यान रहे कि ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसा कैसा आप जरा करके दिखाना मुझे। इस बार आपको दिया साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3/2 है। आप जानते हो सब कि √3/2 देना उसकी मजबूरी है, वो जो चाहे वही वैल्यू देगा जो आपको टेबल में लिखी होगी। यहां लिखा आपको cos a माइनस बी इज ऑल्सो इक्वल टू √3/2, क्योंकि cos में भी ये वैल्यू होती है, साइन में 60 पे होती है, cos में 30 पे होती है, तो यहां से a प्लस बी 60, a माइनस बी 30 बन जाएगा। वहां पे मैं चाहूं तो 1/√2 भी डाल सकता हूं। अगर आपका a और b का आंसर फ्रैक्शन में आता है, दैट विल बी ओके, आप फ्रैक्शन में छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो, बस मेथड आप सही फॉलो करना, जो मैंने सिखाया उसको फॉलो करोगे तो मार्क्स बड़े आराम से मिल जाएंगे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बेस्ड है ट्रू फॉल्स पे, तो हम लोग जरा ध्यान से इसका पढ़ेंगे और बताएंगे क्या चीजें हो रही है। क्या साइन a प्लस बी का मतलब ऐसा होता है साइन a प्लस साइन बी, इसने बेसिकली अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या ये पॉसिबल है? आपने कहा बिल्कुल गलत, क्योंकि ये कभी भी प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं होते। फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो हमने ऑब्जर्व किया कि क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है थीटा के इंक्रीज होने पर? तो हमने सबसे पहले टेबल को चेक किया। टेबल कहती है कि साइन की जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री तक, यानी कि थीटा बढ़ रहा है, 0, 30, 40, 60 कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और इसकी वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते 1 पे पहुंची है। तो कहीं ना कहीं साइन की वैल्यू लगातार 0 थीटा के बढ़ने पर साइन की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। हम ये बोलेंगे यस, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, ट्रू। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो फिर से चेक किया हमने, क्या कॉस थीटा की वैल्यू
इंक्रीज होती है कॉस थीटा थीटा के इंक्रीज होने से। तो ये हमारे पास टेबल, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, जब थीटा इंक्रीज हो रहा था तो इसकी वैल्यू 1 से 0 चली गई। थीटा के बढ़ने से कॉस को डिक्रीज हो गया यार, तो हम बोलेंगे कि यहां पर ये गलत है कहना। हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा फॉल्स है, ये गलत है। दिस इज टोटली फॉल्स स्टेटमेंट। कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है थीटा के बढ़ने से। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा इक्वल होते हैं जब थीटा की वैल्यू कोई भी हो? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। टेबल याद करो, क्या सारी वैल्यूज इक्वल थी क्या कॉस और साइन की? नहीं, सिर्फ 45 पे वो इक्वल थे, और 45 तो ऐसी है जहां पर साइन कॉस इक्वल होते हैं, टेन कॉट इक्वल होते हैं, सेक और कॉसेक इक्वल होते हैं। तो आप बोलेंगे फॉर ऑल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज पे तो नहीं होता, ये फॉल्स है। सिर्फ एक वैल्यू पे हो रहा है, 45 पे। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। क्या कॉट ए नॉट डिफाइन होता है ए इक्वल टू 0? टेबल में चेक कर लो आराम से, आपके सामने टेबल बनी हुई है, दिस इज द टेबल। और आप कह सकते हो कि द वैल्यू ऑफ कॉट इज नॉट डिफाइंड व्हेन ए इज इक्वल्स टू 0। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है, यस इट इज राइट। जब ए 0 होता है तो कॉट बिल्कुल 100% नॉट डिफाइन होता है, और ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट इज ट्रू। तो किस तरीके से हमने पूरा का पूरा कंक्लूजन निकाला ट्रिग्नोमेट्री का, इतना सारा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में आपको मिल गया और लिमिटेड टाइम में मिला है। इसको देखकर आपको 100% फायदा होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूं। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करो, जो मैंने होमवर्क दिया उसको ट्राई करो, आपको 100% चीज आनी चाहिए, ध्यान रखना। बाकी कोई भी डाउट आए, डाउट सेशंस में आओ, आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्लास दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय एवरीवन।